मैं विवेक कुमार अमर, अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग, महाराजा हरिवल्लभ मेमोरियल कॉलेज, आप सभी छात्रों का आज अपने दूसरे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा क्लास बीए पार्ट 2 के पेपर 3 के छात्र छात्राओं के लिए है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। आज हम भारत में तुर्की शासन स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में तुर्की शासन की जो स्थापना हुई, तुर्क शासक आए, जो विदेशी आक्रमणकारी आए। सबसे पहले ये गजनवी से सिलसिला चला और गोरी तक चलता आ गया। आप महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे, जिसने भारत पे कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण किए थे। और उसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था 1025 ईस्वी में, वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण था। तो इस तरह से महमूद गजनवी एक लुटेरा था। वो आया भारत को लूटा और चला गया। लेकिन महमूद गजनवी का सिलसिला हमेशा नहीं चला। जो बाद के लुटेरे आए, उनका उद्देश्य भारत को लूटने के बाद यहाँ शासन करना भी थोड़ा थोड़ा हो गया। और ये गजनवी के बाद जो सिलसिला चला, और जब गोरी आया, मोहम्मद गोरी, तो ये मोहम्मद गोरी के 2 प्रसिद्ध युद्ध हम याद रखते हैं। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में इसने तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा था, और उसके बाद फिर दूसरा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के आगे मोहम्मद गोरी की एक बड़ी हार हुई थी। और इस हार के बाद मोहम्मद गोरी बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन हारा नहीं, मन से नहीं हारा, और किसी तरह जान बचाकर भागा। और एक ही साल बाद तुरंत 1192 ईस्वी में आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान को इस बार हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद मोहम्मद गोरी तो फिर चला गया वापस, और लेकिन उसके जो गुलाम थे वो भारत में शासन स्थापित करने के लिए रह गए। और इसमें से जो सबसे पहले भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस पृष्ठभूमि को आज हम देख रहे हैं कि कैसी परिस्थितियाँ थी और किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये तुर्की आक्रांता थे या विदेशी आक्रमणकारी थे, ये भारत पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। सबसे मुख्य बात कि इनके टक्कर में राजपूत शासक थे, भारतीय शासक थे। और इन शासकों की सबसे बड़ी बात थी कि ये शासक कभी एकजुट होकर नहीं लड़े, जिसके कारण जब वो कभी एकजुट नहीं हुए, तो जब वो एकजुट नहीं होंगे तो वो फिर कैसे किसी का सामना कर पाएंगे। 1-2 आदमी खिलाफ होते थे, बाकी लोग अपने मन में सोए रहते थे। अब जैसे पृथ्वीराज चौहान का ही ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई चल रही थी 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। और वो ये मतलब कि जयचंद अपना घर में आराम से मस्ती कर रहा था। और जब ये हार गए, फिर 1194 में जयचंद को फिर चंदावर के युद्ध में हराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो आपसी कलह के कारण राजपूत कमज़ोर हो गए और विदेशी आक्रांता छा गए। और इस तरह से इसी बीच मंगोल शासक एक चंगेज खां का भी जिक्र आना जरूरी है कि चंगेज खां एक बहुत ही क्रूर शासक था, जिसके सामने जो भी आता वो उसके सामने हारता ही था। वो जनरली सामान्यतः जो भी राजा महाराजा जो भी आए या जो भी जिसको वो चाहे उसको लूटता था, मारता था, बच्चों तक पर वो रहम नहीं करता था, ऐसा आक्रांता था। तो वो एक बार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते वो सिंधु नदी के किनारे उसको हराया। और मंगबरनी यहाँ से सहायता मांगना चाहा इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश ने इनकार कर दी। इसलिए चंगेज खां के आक्रमण से भारत बचा रहा। और फिर 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु भी हो गई। तो इस कारण से भारत में इन गुलाम वंश के लोगों को शासन स्थापित करने में सुविधा हुई, क्योंकि चंगेजों का टक्कर उस हिसाब से नहीं मिला। तो फिर इस तरह से दिल्ली सल्तनत का इतिहास आरंभ होता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, और फिर सबसे अंत में मुगल वंश, उसके बाद अंग्रेज आए। तो हम कल गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। आज ये हमारा
आपके साथ दूसरा क्लास था। और आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।